नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रकृति पुरुष के भोग के लिए इस ब्रह्मांड की रचना करती है, तो सृष्टि निर्माण को समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि प्रकृति और पुरुष की परिभाषा क्या है। प्रकृति और ब्रह्म में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कहीं ऐसा लिखा है कि पुरुष एक है, कहीं ऐसा लिखा है कि पुरुष अनेक है, कहीं वह अनादि अनंत सत्ता है तो कहीं वह ब्रह्म पुरुष से परे है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें पुरुष के शाब्दिक अर्थ को जानना होगा। निरुक्त में पुरुष का अर्थ है वह जो नगर में निवास करता हो या फिर वह जो किसी जगह को भर देता हो। इस प्रकार इसका सीधा अर्थ आत्मा है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी आत्मा से आच्छादित है। इससे सूक्ष्म और इससे विशाल कुछ भी नहीं है। इसलिए हम ब्रह्म को कई बार पुरुष भी कहते हैं। अब प्रकृति का डेफिनेशन जानते हैं। सांख्य दर्शन में लिखा है कि सत्व, रज, तम इन तीन गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। साम्यावस्था को इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी जब इन तीन गुणों का लेवल बराबर हो तब सृष्टि प्रलय काल में होती है। अब सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई? सृष्टि की रचना को सांख्य में प्रकृति और पुरुष का मिलन माना जाता है। यानी जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पुरुष के भोग के प्रयोजन के लिए प्रकृति पुरुष की रचना करती है। लेकिन यदि ऐसा है तो यह कब मिले और सृष्टि के अंत में क्या फिर से अलग हो जाएंगे? और अलग हो गए तो फिर कब मिलेंगे और क्यों? और ये दोनों मिलने से पहले क्या कर रहे थे? इन सवालों का आधार है समय। अर्थात क्या कभी ऐसा समय था जब प्रकृति और पुरुष साथ थे? क्या कभी ऐसा समय था जब ये दोनों अलग थे? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। यदि हम प्रकृति और पुरुष के मिलने की क्रिया से समय को निकाल दें तो ये हमेशा साथ भी थे और हमेशा अलग भी थे। समय हमेशा हमारे लिए आगे ही बढ़ता है। इसको हम एरो ऑफ टाइम कहते हैं। इसे हम इस वीडियो से समझ सकते हैं। Well, like this river, time seems to flow endlessly from one moment to the next. And the flow of time seems to always be in one direction, toward the future. But that may not be right. Discoveries over the last century have shown that much of what we think about time may be nothing more than an illusion. Contrary to everyday experience, time may not flow at all. Our past may not be gone. Our future may already exist. It turns out, time itself can speed up or slow down. And events that we think can unfold in only one direction can also unfold in reverse. But समय के बारे में अभी तक सही स्थिति समझ विकसित नहीं हुई है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसे फोर्थ डायमेंशन मानते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा डायमेंशन हम स्पेस को मानते हैं। जैसे हमारा रूम एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है। इसमें हम अगर आगे जा सकते हैं तो पीछे भी जा सकते हैं। हमारे आगे जाने से पीछे का फ्लोर गायब नहीं हो जाता। इसी तरह हम ऊपर जा सकते हैं तो नीचे भी जा सकते हैं। ऊपर के फ्लोर पर जाने से नीचे का फ्लोर गायब नहीं होता। लेकिन जब हम समय में आगे बढ़ते हैं तो हम पीछे नहीं जा सकते। हमारा भूतकाल पूरी तरीके से गायब हो जाता है। यही एरो ऑफ टाइम है। लेकिन अगर हमसे भी बड़ी कोई सत्ता हो जो फोर्थ डायमेंशन में इस तरीके से भ्रमण कर सकती हो, तो शायद उसमें ऐसी शक्ति हो जो भूत, भविष्य, वर्तमान कहीं भी भ्रमण कर सकती हो। हमारा यह मानना है कि सृष्टि का किसी समय पर सृजन नहीं हुआ। सृष्टि की रचना के विषय को भूतकाल में हुई किसी घटना की कहानी की तरह इसीलिए कहा जाता है ताकि हम प्रकृति और पुरुष के संबंध को समझ सकें। नहीं तो लोग इसे कॉन्ट्राडिक्शन समझकर नकार देंगे। और इसी तरह कई लोगों को वेद मंत्र सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, यानी ऐसी बातें जो स्वयं को ही गलत साबित करती हैं। हमने गीता में श्री कृष्ण को यह कहते हुए सुना है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे और जब मैं नहीं था। इसी तरह
रामचरितमानस में भी काकभूषुंडी जी पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं कि उन्होंने अनगिनत ब्रह्मांड देखे और हर ब्रह्मांड में वही राम जी, वही सीता जी और वही रामायण होते हुए देखा। पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट अभी साइंटिफिकली सिद्ध तो नहीं हुआ है, लेकिन लोग इस पर सीरियसली विचार कर रहे हैं। यही कारण है कि इस धर्म को सनातन धर्म माना जाता है, यानी ऐसा कोई समय नहीं था जब यह सृष्टि नहीं थी। फिर भी निर्गुण ब्रह्म का अस्तित्व समझाने के लिए प्रलय काल का कंसेप्ट भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म प्रलय काल का सूचक है। यही ब्रह्म जब सृष्टि में व्याप्त होता है तो सगुण बन जाता है या सगुण जैसा प्रतीत होने लगता है। तो हमारा पर्सपेक्टिव यानी नजरिया समय पर निर्भर करता है। इसी समय को हम ब्रह्म का एक रूप मानते हैं। इसलिए विष्णु पुराण में यहाँ लिखा है कि विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है। इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। अगर हम बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो वह एक घटना है, उसे घटना की तरह देखना सही है। लेकिन सांख्य दर्शन में जब हम सृष्टि के निर्माण की बात करते हैं तो वह एक प्रॉपर घटना नहीं बल्कि एक सिद्धांत है। यदि हम इसे घटना माने तो ऐसा माना जाएगा कि वह भी समय था जब सगुण ब्रह्म नहीं थे, और ये बात सनातन परंपरा के विरुद्ध जाती है। हम सृष्टि के निर्माण के संदर्भ में बिग बैंग थ्योरी और एवोल्यूशन इसकी भी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उस घटना को सांख्य दर्शन के सिद्धांत से अलग देखने की आवश्यकता है। कई लोग सत्व, रज, तम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स या हिग्स बोसॉन से रिलेट करके इसमें बिग बैंग थ्योरी को देखने की असफल कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ अंतर जानना आवश्यक है कि हम जिस सृष्टि निर्माण की बात सांख्य में करते हैं वह किसकी सृष्टि है। यह समझना भी जरूरी है कि सांख्य एक कंप्लीट फिलॉसफी है, लेकिन क्योंकि इसका उद्देश्य दुख का उन्मूलन है, इसलिए बहुत अधिक विषयों पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता नहीं महसूस की गई है। हालांकि इसके कंसेप्ट्स की मदद से हम आगे उपनिषद और पुराण में सृष्टि निर्माण के दूसरे पहलू को भी विस्तार से देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सांख्य में किस प्रकार की सृष्टि की रचना होती है। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे बन जाता है और पुरुष के कितने रूप हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।